वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग मौर्य कला पर बात करेंगे और उस कला पर कलात्मक अभिरुचि की ही केवल बात नहीं करेंगे। उस कला के साथ जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण है मौर्यों के, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के, और उसमें भी विशेषकर अशोक के, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप कला के पीछे की अवधारणा को समझ सकें। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो मौर्यन कला है, यह मौर्य कला, इसके विषय में दो तीन बातें पहले आप स्पष्टता से दिमाग में रख लें कि आपको सामान्य अध्ययन के पेपर में, चाहे वह सिविल सर्विसेज CSE के मुख्य परीक्षा में लिखना हो या स्टेट PCS के, या फिर यहाँ तक कि आपने इतिहास विषय के साथ जब आप परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं तो उसमें भी मोटी मोटी बातें जो मौर्य कला के विषय में संकल्पना के तौर पर ये कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो आपके उत्तर में जानी चाहिए। और एक बात मैं यह कहूँगा कि अक्सर सिविल सर्विसेज के लिए, आप IAS या PCS की परीक्षा के लिए सबसे बड़ी भूमिका है लिखने की। आप लिखना सीखेंगे तो आप पास करेंगे, बाकी तमाम तरह के डायलॉग सुनेंगे और भी बहुत सारे जोक्स क्रैक करेंगे लोग, लेकिन उससे आप परीक्षा पास नहीं करेंगे। आप परीक्षा पास तभी करेंगे जब आप लिखेंगे। तो सीखेंगे लिखना, जब लिखना सीखने के बाद ही आप पास कर पाएंगे। तो आइए कुछ बातें दिमाग में रखेंगे बेसिक्स की। क्या तो एक तो पहले कि मौर्यों की कला के विषय में यह समझ लें कि इसके पहले हम लोगों को हड़प्पा की सभ्यता, उसके हमें कला के भौतिक साक्ष्य मिलते हैं। कला के भौतिक साक्ष्य, इसका क्या अर्थ हुआ? कला के भौतिक साक्ष्य मिलते हैं अर्थात यह कि खुदाई से हड़प्पा सभ्यता की कला के ठोस अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। भौतिक अवशेष यानी हम देखते हैं कि वहां मूर्तियां हैं, वहां मूर्तियां हैं, वहां के घरों के ऐसे डिजाइन थे, वहां ऐसे बर्तन बनाए जाते थे, आदि आदि चीजें। और उसके 1000 से लगभग अधिक वर्षों के बाद, लगभग 1000 वर्षों के बाद जो कला का भौतिक अवशेष है वह हमें मौर्य काल में दिखाई पड़ता है। वह मौर्य काल में, यानी लगभग 1000 वर्षों के कला के भारतीय इतिहास में जो एक गैप है, उस गैप के बाद 1000 वर्षों के बाद हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके बीच में कला नहीं थी। लगे हाथ वहां यह बात भी नोट कर लेंगे कि उसके बीच में जो कला है उसके विषय में हमें संदर्भ मिलते हैं, सूचना मिलती हैं। उन संदर्भों की सूचना मिलती है। वह सूचना किससे मिलती है? विभिन्न ग्रंथों के जरिए, चाहे वह हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हो, बौद्ध जन से संबंधित ग्रंथ हो, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हो, पुराण आदि हो। उनमें हमें विभिन्न कलाओं की सूचना मिलती है और हमें पता चलता है कि लकड़ी, धातु आदि की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन हमें उन वस्तुओं के अवशेष नहीं मिले। इसलिए हम कहते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के लगभग 1000 वर्षों के अंतराल के बाद मौर्य काल से हमें कला के भौतिक साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। और इसलिए भी कहते हैं कि उसके बाद से चूंकि निरंतर हमें मिलते रहते हैं, इसलिए जब कोई चीज कहीं से मिले और उसके बाद आपको लगातार मिले तो आप उसकी एक रूपरेखा बता सकते हैं कि वह क्रमशः क्या उसमें विकास हो रहा है, क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं। जहां रोड है ही नहीं, आप अचानक से एकदम खाइयों वगैरह से आए और किसी जगह से आपको रोड मिलने शुरू हुई, तो उन सड़क पर, उस पक्की सड़क पर आप जब चलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कि ये सकरी सड़क थी, फिर थोड़ी अच्छी सड़क थी, चौड़ी सड़क थी, 4 लेन थी, 8 लेन थी, एक विकास दिखाई पड़ेगा, आप उसकी बात कर पाएंगे। तो मौर्य कला के संदर्भ में सबसे पहली बात यह समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कला के ठोस भौतिक अवशेष हमें मौर्यों के समय से मिलने शुरू होते हैं और उसके बाद उसकी निरंतरता रहती है, जिसके चलते हम कला के इतिहास का, उसकी रूपरेखा, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। यह तो सबसे पहले मौर्य कला की एक विशेषता है जो अध्ययन के लिहाज से विशेषता हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद
मौर्य कला में हम लोग यह देखेंगे कि कला में क्या क्या चीजें हो रही थी। तो हम मोटे तौर पर स्थापत्य या वास्तु प्लस मूर्ति कला की बात करेंगे और उन तमाम चीजों की जो हमें दिखाई पड़ेंगे, हम उन चीजों की बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या था, कैसा था। लेकिन यह हमेशा याद रखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो यह बात याद रखेंगे कि किसी भी समय में कला का विकास कैसे होता है, उसे बढ़ावा कैसे मिलता है। तो उसको समझने के पहले एक बात ध्यान में रखें कि मौर्यों के समय में हमें कला के दो प्रकार दिखाई पड़ते हैं। कला के दो प्रकार का अर्थ यह है कि एक वह कला जिसे हम लोग राजकीय कला कहते हैं और एक वह कला जिसे हम लोग लोक कला कहते हैं। राजकीय कला का अर्थ है कि वह जो राज्य के संरक्षण में विकसित हुआ, वह कला जो राज्य के संरक्षण में विकसित हुआ, अर्थात जिसे राजाओं का संरक्षण मिला, राज्य का संरक्षण मिला और राज्य या राजा के कारीगरों, तक्षकों आदि के जरिए जो निर्माण किए गए, वह राजकीय कला के उदाहरण हैं। इसे समझने के लिए, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, यह राजकीय कला के तौर पर हम क्या देखेंगे, यह देखेंगे कि जो पाटलिपुत्र का राजप्रासाद है, पाटलिपुत्र का राजप्रासाद या राजभवन, राजमहल जनता ने तो नहीं, या जनता के कलाकारों ने तो नहीं बनाया, जाहिर सी बात है उसे राज्य के खर्चे से राज्य के कारीगरों द्वारा बनवाया गया। तो वह पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, जिस पर हम आगे बात कर लेंगे, वह इस राजकीय कला के संदर्भ में उस पर बात की जाएगी, वह राजकीय कला का उदाहरण है। इसी के साथ जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख, ये राजकीय कला के उदाहरण हैं। इसी के साथ साथ अशोक ने अपने समय में बहुत सारे कृत्रिम गुहाओं या गुफाओं का निर्माण किया। इसका क्या अर्थ हुआ? आजकल आप लोग देखते हैं कि रेलवे के विकास में पहाड़ों को बीच से चीरकर पहाड़ के इस हिस्से से लेकर पहाड़ के दूसरे छोर तक वह एक सुरंग सी बना दी जाती है और रेल उससे गुजर रहा होता है। वैसे ही यहाँ कृत्रिम गुफाओं का अर्थ एक तो होता है गुफा, पहाड़ है तो पहाड़ में आप प्राकृतिक गुफा देखेंगे, पहाड़ों पर वो पहाड़ों के निर्माण में अपने आप वो गुफा बने हुए हैं। वह ऐसा है, एक पत्थर ऊपर से आ गया है, वह इतनी जगह है पहाड़ों के बीच में कि सबसे शुरू में मानव जब वह आश्रय के लिए कहीं जाता था तो वह उन्हीं पहाड़ की गुफाओं में वह छुपता था। तो वह तो प्राकृतिक तौर पर जो गुफाएं हैं, जहां पहाड़ों में गुफा नहीं है, वह एक ठोस पहाड़ है, उस पहाड़ को कुछ दूर तक काट कर और उसको आकार देना, वह आकार कैसा दिया गया उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वह जो जगह बनाई जाती है वह गुफा है, और चूंकि वह मनुष्य द्वारा बनाया गया, वह प्राकृतिक नहीं है, वह कृत्रिम है, तो इसलिए हम उसे कृत्रिम गुफा या गुहा कहेंगे। तो ऐसे कृत्रिम गुहाओं या गुफाओं का निर्माण वह भी राजकीय कला के तहत हुआ। और ऐसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। हमें बस इतना समझना है कि जो स्तूप जो राजकीय धन से बने, राजकीय कारीगरों द्वारा बने, उन्हें हम लोग राजकीय कला कहते हैं। दूसरी तरफ लोक कला क्या हुई? लोक कला वह है जिसे राजा का संरक्षण नहीं है। जो आम लोग हैं, जो लोग जीते हैं, वह उनके अपने विश्वास हैं, उनके अपने अनुभव हैं, वह अपने से, जिसमें राज्य की सहायता के बिना वह अगर कुछ चीजों का निर्माण कर रहे होते हैं, वह लोक में प्रचलित है और वह बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो ऐसे उदाहरण लोक कला के उदाहरण
कहे जाएंगे। तो यहाँ राजकीय कला के तौर पर हम इन चीजों को देखेंगे और लोक कला के तौर पर जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यह जो है लोक कला में हमें दिखाई पड़ते हैं। वह क्यों दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते, इस पर हम लोग उस पर समझ विकसित करने के क्रम में बात करेंगे। तो एक तो यह समझ गए। अब एक बात यह समझने की जरूरत है कि भाई जब हम लोक कला की बात कर, राजकीय या लोक कला की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समझे भी हमने कहा कि यह लोक कला, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यह राजकीय नहीं, यह लोक कला। यह जो यक्षिणी की मूर्तियां हैं या यह यक्ष की मूर्तियां हैं, यह सामान्य लोगों द्वारा बनवाई गई हैं। यह सामान्य लोगों द्वारा, आम प्रजा द्वारा वह बनवाई गई हैं। इसमें राज्य और राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न उसके कारीगर यहां काम कर रहे हैं और न ही राज्य का उस पर धन व्यय हुआ है। ऐसे में इसे हम लोक कला कहते हैं, जो लोक में अपने आस्था और विश्वास से विकसित हुआ है। और दूसरी तरफ हम अशोक के एक स्तंभ का उदाहरण यहां देख रहे हैं। यह अशोक ने राजकीय खर्च से, राजकीय कारीगरों द्वारा बनवाया, तो यह राजकीय कला का उदाहरण है। अब हम लोग लौटकर वापस चलते हैं। हम लोगों ने अभी बात की थी कि अशोक ने कृत्रिम गुहाओं का निर्माण करवाया। यह जैसे हमने अभी बात की, तो यह पहाड़ी है, उस पहाड़ी को काटा गया है और उसमें यह रास्ता बनाया गया है और इसके भीतर जगह बनाई गई है वो रहने के लिए। वो क्यों है, नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, अब हम जरा सा लौट कर आ रहे हैं कि हमने अभी कहा कि भाई कि यह राजकीय कला है या लोक कला है। वो तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि अगर कोई पूछ दे कि भाई यह कला, चाहे वह स्थापत्य हो, साहित्य हो, कुछ भी हो, वो बेसिकली क्या है। कला नियम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, इस पर फिर बहस हो सकती है, वह बाद में। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, तो आपके जो विचार हैं उसे आप अभिव्यक्त करने के लिए चुनते हैं, और वह माध्यम विविध तरीके के हो सकते हैं। कोई साहित्य लिख सकता है, कोई मूर्ति बना सकता है, कोई चित्र बना सकता है, या किसी के अपने विचार वह एक बड़े पैमाने पर उभर रहे हों, वह स्थापत्य में उसे, भवन के निर्माण में उसे, या और दूसरे चीजों में अभिव्यक्त कर सकता है। आज की तारीख में वह फिल्मों, सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनाकर भी वह अपने उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। उसमें खर्च है, वो अलग मामला है। तो एक तो ये समझ लें यानी कला, दूसरा यानी इस कला का इस्तेमाल लोग क्या कर सकते हैं, अपने विचार को औरों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। कोई कविता लिखकर अपने विचार औरों तक पहुंचा सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है। तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो राजनीतिक विचार हैं उसको कला को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मौर्य शासकों ने कैसे दूसरों तक, आम जनता तक या लोगों तक, प्रजा तक वो पहुंचाने में अपनी बुद्धि का, अपनी दूरदृष्टि का कैसे प्रयोग किया। तो लौट कर आते हैं। अब हमें कुछ नहीं, मौर्यकालीन कला के विषय में एक प्रमुख बात हमने देखी कि हजारों वर्षों के गैप के बाद कला के भौतिक साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं, और भारतीय इतिहास में कला की वहां से रूपरेखा या उसके इतिहास को लिखने के लिए हमें वहां से अवयव मिलने शुरू होते हैं। हमने कहा कि यह कला वह दो तरह की है, एक राजकीय कला और एक लोक कला। तो अब हम लोग चूंकि अपने आप को फोकस करेंगे कला की तरफ, उसके बाद इन कलाओं पर। तो पहले यह समझ लें कि हमने जिस राजकीय कला की बात की, तो भाई किसी भी कला को बड़े पैमाने पर, खास करके स्थापत्य, यानी जहां निर्माण हो, या तो भवन वगैरह का या बड़े बड़े स्तंभों आदि का, तो इस तरह के स्थापत्य जहां खर्च हो, इस तरह की कला के लिए
किन चीजों की जरूरत हो सकती है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रख लेंगे, ये हमेशा आपको उत्तर लिखने में मदद करेगा कि किसी भी राज्य या राजा के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो इस कला के विकास के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो यह कि उस राजा को जिस समय वह राज्य या जिस राजा के अधीन वह राज्य चल रहा है, तो एक बात यह कि कला के प्रसार के लिए धन चाहिए, दूसरा समय चाहिए, तीसरा शांति चाहिए, और चौथी सबसे बड़ी बात, वह जो भी राजा या शासक है उसकी अभिरुचि या रुचि चाहिए। नोट कर लें, धन चाहिए, आपको अपने आप ऐसे समझें कि आपको अपने एक शानदार विचार आपके भीतर विस्फोट मार रहे हैं। अक्सर युवाओं को मारते ही रहते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये फिल्म मैं बना देता तो वाह, दुनिया कलेजे पर हाथ रखकर कहती कि क्या बना डाला। नहीं, लेकिन वो फिल्म आप बनाएंगे कैसे? तो फिल्म बनाना अपने आप में खर्च मांगता है, उसमें बड़े पैमाने पर धन की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास धन हो, आपके पास वक्त हो। अब ऐसे समझिए एक राजा के तौर पर, अब अभी ऐसे इजराइल, ईरान या पूरा मिडिल ईस्ट दहक रहा है, यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, अभी भारत पाकिस्तान में कुछ तनातनी हुई थी, पता नहीं कब किसने, मतलब दुनिया में झूठ बोलने की भी अपनी परंपरा एकदम ऊंचाई पर चली जा चुकी है। बार बार एक व्यक्ति दावा करता है कि मैंने किया, मैंने बंद करवाया, बार बार कहना पड़ता है कि यार तुमने नहीं किया, लेकिन वो आदमी बार बार बोलता है, 14वीं दफा बोल गया। खैर, तो कहने करते कि इस तरह के अगर भयानक अशांतिमय वातावरण हो, युद्ध हो, हिंसा हो, तो वैसी परिस्थिति में भी शायद कला को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कला के विकास के लिए जो एक ऐसी परिस्थिति जो उसे फलने फूलने का अवसर दे, तो एक राज्य या राजा के लिए जरूरी है उसके पास धन हो, उस राजा के पास समय हो, शांति का काल हो मोटे तौर पर, या खतरे नहीं हो, और सबसे बड़ी बात कि उस राजा की अभिरुचि हो। यह सब हो, और इन सब को डायरेक्ट करने वाला जो कारण होता है वह क्या होता है? उस राजा या राज्य के विचार, उस कला के जरिए वह क्या कहना चाहता है, वह क्या प्रेषित करना चाहता है, उसका मोटिव क्या है, अभिप्रेत क्या है, यह उसके जरिए प्रकट होता है। तो हम लोग इन दोनों चीजों को, उस कला और उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को एक साथ समझेंगे। तो लौट कर आइए राजकीय कला की तरफ। तो राजकीय कला, मौर्यों के जमाने की राजकीय कला, हमने कहा मौर्य राजप्रासाद। तो हमने जो अभी बात की, तो मौर्यों के जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही उसको वह तमाम परिस्थितियां मिल गई। जब वह राजा बना, उसके बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, सुदूर दक्षिण के हिस्सों को छोड़कर लगभग आज के समूचे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के क्षेत्र तक का वह शासक था। वह एक संपन्न राज्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में साहित्य, स्थापत्य आदि का विकास हो रहा था। लेकिन हमने कहा कि ऐसा तो था नहीं, कला के साक्ष्य हमें यहां से भौतिक तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके पहले कला चली आ रही थी। तो गौर करेंगे कि इसके पहले जो स्थापत्य था या जो भी निर्माण था, उस निर्माण या स्थापत्य में खास करके जिसे हम कला कहते हैं, वह काष्ठ या लकड़ी, उस पर बल था। मौर्य काल में हम आकर देखते हैं कि धीरे धीरे काष्ठ को विस्थापित करके पाषाण या पत्थर का प्रयोग वह बढ़ना शुरू होता है। यानी मौर्य कला के या मौर्य काल की कला का प्रारंभिक फेज वो एक ट्रांजिशन फेज है, संक्रमण। लकड़ी के निर्माण जो पीछे से चले आ रहे हैं वह धीरे धीरे घटता जाता है, और पत्थरों के निर्माण, पत्थरों का निर्माण में प्रयोग वह बढ़ता जाता है। तो अब लौट कर आते हैं मौर्य राजप्रासाद। हम उसी पर बात करते चलेंगे, साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण की भी। तो मौर्य राजप्रासाद, इसका वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में निर्माण हुआ था, जिसका अशोक ने भी विस्तार किया। ठीक है,
अब यह जो मौर्य राज प्रासाद है, इस मौर्य राज प्रासाद यह कहाँ था? पाटलिपुत्र में था, क्योंकि मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इस पाटलिपुत्र को बहुत सारे यूनानी लेखक पोलीब्रोथा कहते थे। पाटलिपुत्र को किस नाम से बुलाते थे? पोलीब्रोथा के नाम से। तो वह जो पाटलिपुत्र का राज प्रासाद है, उसके कुछ अवशेष वह हमें मिले हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो जो पाटलिपुत्र का राज प्रासाद था, वह अपने जमाने का, पाटलिपुत्र का राजमहल वह अपने जमाने की एक भव्य संरचना थी, एक भव्य संरचना थी। इस भव्य संरचना में मोटे तौर पर जो राजमहल था, पहले हम लोग यह समझ लें कि वह मोटे तौर पर लकड़ियों का था, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में एक सभा भवन के अवशेष हमें मिले हैं, जो पत्थर के खंभों या स्तंभों पर बना भवन था। पत्थर के खंभों या स्तंभों पर बना भवन। यह 10-10 के खंभों के 8 सेट थे पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी 80 खंभों का यह भवन था। तो पहली बात कि यहां लकड़ी के महल के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने हम क्या देखते हैं? पत्थरों के बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू हुए। इसके पहले लकड़ी के ही महल बनते रहे। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जिनके लेखक के विषय में आप लोग जानते होंगे, कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं, यह विभिन्न तरह की आपदाओं की जो बात करता है, जाहिर है कि इसके विषय में हम लोग ये मानते हैं कि मौर्य काल के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य अपने समय की विभिन्न आपदाओं की जो बात करता है, उसमें सबसे बड़ी आपदा वह आग को बताता है, यह याद रख लेंगे। आग को अगर सबसे बड़ी आपदा बताता है तो इसका अर्थ क्या है? लकड़ियों के घर बनते होंगे, भवन स्तंभ लकड़ियों के होते होंगे और होते थे। यह इसलिए अगर आग फैल जाए तो लकड़ियों को धू धू कर जलने में, लकड़ी तो आग के लिए वो एक सपोर्टिव कारक होगा, तो इसलिए आग इतना बड़ा खतरा बताया गया। तो इससे भी पता चलता है कि मौर्य काल तक ये जो महल या भवन थे चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने तक, उसमें लकड़ियों का बहुत प्रयोग होता था और पत्थरों के प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू हुए। इसलिए मैंने कहा कि लकड़ी से यानी काष्ठ कला से पाषाण कला की तरफ मौर्य काल में वह झुकाव शुरू होता है। इसलिए वह एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज है, जहां लकड़ी की कला वह पत्थर की कला के रूप में धीरे धीरे बदलती जाती है। तो खैर आइए, अब ये जो राजप्रसाद था इसके तो कुछ अवशेष हैं, लेकिन उस जमाने में कुछ जो यूनानी यात्री या विदेशी यात्री आए हैं, जैसे स्ट्रेबो ने वर्णन किया है, एरियन, जो मेगास्थनीज खुद पाटलिपुत्र में सैल्यूकस का राजदूत बनकर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, आगे चलकर आया हुआ फाहियान जो गुप्तों के काल में आया है, इन सभी लोगों ने उस राजप्रसाद की भव्यता के विषय में कहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो भव्य था। एरियन जैसा वह लेखक कहता है कि उस जमाने में, क्योंकि ईरान, सूसा और एक बतना नगर जो थे वहां के, वह उस जमाने में अखमनी साम्राज्य के वो बहुत प्रसिद्ध शहर थे और वह बहुत भव्य माने जाते थे, वहां के महल वगैरह। एरियन जैसा यात्री यह कहता है कि सूसा एक बतना जैसे महल इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अब आते हैं कि यह जो बनाया गया था, इसकी संरचना में आप एक देखें, एक तो सभा भवन और एक भव्य महल था, और वो जो खंभे थे वो सोने चांदी से उसे मढ़वा कर सजाए गए थे। पहले उस भव्यता पर बात कर लें। वो जो यात्री लोग आए बताते हैं को सभा भवन है, उसके बगल में वह सरोवर वगैरह बना है जहां हंस वगैरह तैरते रहते हैं और तमाम बातें। इसके साथ साथ यह जो पाटलिपुत्र नगर था अपने आप में, वह अपने जमाने का सबसे भव्य नगर है और उसकी सुरक्षा के लिए
उसको चारों तरफ से एक लकड़ी के प्राचीर से घेरा गया है, लकड़ी के घेरे से। और यह जो लकड़ी का घेरा बनाया गया है, यह किस तरह से बनाया गया है? बहुत मोटे मोटे खंभे हैं, ये बहुत मोटे मोटे खंभे लकड़ी के वह लगाए गए हैं, और वे दो सेटों में लगाए गए हैं। वे दो सेटों में खंभे लगाए गए, और उन खंभों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मोटे मोटे खंभे वो बीम के तौर पर बनाए गए, और फिर उन्हें पटरों से ढका गया है। यानी एक मोटा खंभा इधर, एक यहां, और उनके ऊपर वह शहतीर के तरह मोटे मोटे खंभे, और फिर लकड़ी की पट्टियों से उन्हें ढका गया। ये सुरक्षा की दीवार है। उन दीवारों पर जगह जगह ऊंचे बुर्ज बनाए गए हैं, जगह जगह ऊंचे बुर्ज बनाए गए जहां से कि सैनिक तीर चला सकते हों। और नगर में घुसने के लिए निश्चित तौर पर कि उतने ही दरवाजे या द्वार होने चाहिए, 64 जगहों पर दरवाजे या द्वार बनाए गए। इतने से ही सुरक्षा कंप्लीट नहीं होती, तो क्या किया कि इसके सामने एक बड़ी सी चौड़ी सी 600 फीट के आसपास खाई खुदवा दी, और वह एक मोटे तौर पर बड़े नहर की तरह, और उसे 60 फुट गहरा करवा दिया। और केवल उन जगहों पर जहां से प्रवेश और वह अनुमति और वह सुरक्षा की व्यवस्था, यानी वह खाई है, आप आएंगे तो खाई, वह सुरक्षा का घेरा है। वह आप देखते हैं जू वगैरह में जाते हैं, चिड़ियाघरों में, आपकी सुरक्षा के लिए, बाघ को आपसे बचाने के लिए नहीं, आपसे बाघ को बचाने के लिए वह बाघ और आपके बीच में 40-50 फीट की एक खाई बना देते हैं, उतनी जितनी लॉन्ग जंप बाघ नहीं कर सके। वह बेसिकली बाघ तो उस सेंस में कि मनुष्य तो वही मूंगफलियां फेंक कर भी मारेगा, पिंजरे में रहेगा तो खैर, लेकिन वह आपकी सुरक्षा के लिए भी है, ठीक है। तो वह खाई बना दी गई, और अपनी सुविधा के उस हिसाब से उससे निकलने के लिए प्रबंध किया गया। अब सवाल है कि यह जो राजमहल था वह इतना भव्य था, वो क्यों? तो यहां जरा सा एक दर्शन, हम सबके दर्शन की बात साथ साथ करेंगे। आप एक बार में फिर मैं समअप कर दूंगा ताकि आपको आंसर लिखने में सुविधा हो जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अब आप सोचिए कि जो विदेशी लोग आते थे उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के की समृद्धि का, उसकी शक्ति का, वो जो विदेशियों पर, साथ साथ सामान्य लोग भी जो राज दरबार वगैरह में कभी आते होंगे या जो देख पाते होंगे, उन पर उसकी भव्यता का, उसकी शक्ति का वह जो प्रभाव पड़ता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को उतने भव्य तरीके से बनाने के पीछे उसका यही दर्शन काम कर रहा था। वह केवल राजमहल की सुख सुविधा के लिए ही नहीं, उसकी भव्यता सामने वाले के दिलों पर आपका प्रभाव छोड़े, इस विचार के साथ बनाई जाती है। तो उसके पीछे का दर्शन ये था, जिसकी पीछे तक के उसके 700-800 साल बाद तक के भी विदेशी यात्री उसका जिक्र करते हैं। अगर कि ऐसा था तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी भव्यता का प्रभाव देश और विदेश में लोगों के दिलों पर कितनी गहराई से बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का इतने भव्य राजप्रासाद बनाने, राजभवन बनाने के पीछे उसका दर्शन या उसका विचार क्या था? कला कैसी थी? लकड़ी से पत्थर की तरफ शिफ्ट हो रही है, कला अपनी जगह है, और यह जो बनाया गया है, इसकी जमीन जो है, फर्श, वो पत्थर की नहीं है, लकड़ी की है। जो छत है वो लकड़ी की है, स्तंभ वो पत्थर के हैं, पत्थर के स्तंभों की कला, और उसको सजावट उसकी की गई है, सोने चांदी से उसे सजवाया गया है। ये जो भव्यता और प्रभाव है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखता है कि राजा को चाहिए कि वह जनता पर अपना प्रभाव छोड़े, वह ऐसे भी छोड़े कि वह यह सलाह देता है कि राजा सामान्य लोगों को जब दर्शन दे,
वो लोगों से दूर बैठे और कुछ लोगों को भगवान की वेशभूषा में सजाकर उसके अगल बगल बिठाया जाए और लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया जाए कि देखो तुम्हारे राजा कितने शक्तिशाली हैं कि भगवान भी उनके अगल बगल बैठते हैं या वो भगवान के अगल बगल बैठते हैं। अपने यहाँ की पूरी परंपरा है, हम जानते हैं कि अपने यहाँ भगवान हमारे साथ अवतार लेते हैं, हमारे साथ खेलते खाते हैं, चाहे वो राम हो कृष्ण हो। उनकी कथा में वह देवता हैं और साथ ही साथ वो मनुष्य के साथ रहते हैं। तो जब कृष्ण हैं, दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी जो दुष्ट है, पापात्मा है, उसके सामने भी वह है, वो युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने भी हैं, भीष्म और द्रोण के सामने भी हैं। तो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में यह बात है कि हमारे ईश्वर हमारे लोगों के पास, आसपास या महान लोगों के, शक्तिशाली लोगों के इर्द गिर्द रहें। हमारी कथाओं में दुष्यंत जैसा राजा होता है जो देवताओं के युद्ध में धरती लोक से जाता है देवताओं की तरफ से युद्ध करने। तो कौटिल्य यह बताता है कि ऐसा चाहिए राजा को कि वह इस तरह से प्रदर्शित करे कि देवता उसके आजू बाजू बैठते हैं या वह देवताओं के बीच में बैठता है। इससे जनता पर राजा का देव स्वरूप प्रभाव पड़ता है। तो वह जो देव स्वरूप प्रभाव है, वो जो दिव्यता है, वह विचारधारा है, वह दर्शन है और वह चंद्रगुप्त के राजप्रसाद से सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अशोक के जमाने में हमने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर यह जो उस राजप्रसाद के खंडहर के कुछ अवशेष हैं जो हम लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे, जिसकी हम लोगों ने बात कर दी। इसके अलावा हमने कहा कि चंद्रगुप्त जो कला के लिए चाहिए, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, अभिरुचि भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और अशोक के जमाने में इसका और बृहद विकास होता है। अशोक के कला के विषय में हम लोग किन हिस्सों में देखेंगे? एक तो अशोक के स्तंभ। ये जो अशोक के स्तंभ हैं, इसके साथ साथ आप समझ लें कि अशोक के जो शिलालेख हैं वह कला भी है, और यह जो स्तंभ हैं, यहाँ जो लेख है, ठीक है, यह स्तंभ लेख हों, इवन शिलालेख हों, यह एक तरह की कला भी है। स्तंभ तो है ही है, वह लेख भी अपने आप में कला है, और साथ साथ उस कला के पीछे उस शासक का ध्येय भी है। तो अशोक के स्तंभ क्या है? बस यह समझ लें कि मोटे तौर पर अशोक ने जगह जगह पर कुछ स्तंभ वह लगवाए। यह स्तंभ लगवाए, एक बड़ा सा पत्थर, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया, ठीक है, और इस काटकर बनाए गए पत्थर के ऊपर अभी हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो हम यह देख सकते हैं, यह जो अभी हम लोग इसे एक पहले यह देखते हैं कि यह एक पत्थर को काटकर बनाया गया स्तंभ, यह बहुत बड़ा है। तो वह एक निचला हिस्सा है, और फिर उसके ऊपर स्थापत्य या पत्थर या मूर्ति की एक शानदार कलाकारी, ठीक है। तो वह यह क्या किया गया, उसके ऊपर एक चौकी पत्थर की, फिर सामान्य तौर पर यह अवांगमुखी कमल, फिर इस पर एक गोल चौकी, फिर इस पर कुछ पशु अलग अलग जगहों पर अलग अलग, ठीक। तो अब हम लोग वहां आते हैं जहां हम लोगों ने अपनी बात छोड़ी थी, उस तरफ आते हैं। हमने कहा कि अशोक के जो स्तंभ है तो वह स्तंभ दो भाग में हैं। कुछ बातें आप लोग जान लें। एक तो यह जो इसे हम लोग यष्टि कहते हैं, यह एक ही पत्थर को बेलनाकार स्तंभ की तरह काटा गया, एक पत्थर, इसलिए आप लोग किताब में पढ़ेंगे एकाश्मक, एक आश्म। और इसका दूसरा भाग जो अभी मैं दिखा रहा था कि इस पर एक चौकी, कहीं गोल कहीं चौड़ा, फिर यवांगमुखी कमल, फिर चौकी, फिर उस पर उत्कीर्ण, और इस पर भी कुछ कुछ पशु वगैरह, कहीं हंस पंक्तियां वगैरह उत्कीर्ण।
और यहां अभिलेख लिखे हुए हैं। यहां 7 अलग अलग स्तंभों की हम लोग बात कर रहे हैं। वो 7 अलग अलग राजाज्ञाएं या घोषणाएं वो अशोक ने लिखी हैं। तो पहले इस स्तंभ को, इसके ऊपरी हिस्से को देख लें और इसे समझ लें। तो कुछ सवाल जो सामान्य तौर पर, जो स्तंभ थे यह मोटे तौर पर 2 ही जगह के पत्थरों से बनाए गए थे, एक मथुरा एक चुनार। मथुरा के जो आसपास के पत्थर थे वो लाल और श्वेत चित्तीदार यानी सफेद चित्तीदार पत्थर थे। चुनार के आसपास के भी वह कड़े बलुआ पत्थर थे जिस पर काली चित्तियां थी। इन्हीं 2 जगह के पत्थरों का इस्तेमाल करके यह स्तंभ बनवाए गए। अब इतने बड़े बड़े स्तंभ बनवाए गए इन्हीं 2 जगहों पर, और वहां से बनवाकर उन्हें उन जगहों पर भेजा गया जहां इन्हें रखा गया या गाड़ा गया। चाहे वह टोपरा में रखा गया हो, मेरठ में गाड़ा गया हो, कौशाम्बी में गाड़ा गया हो, रामपुरवा में हो, हर उन जगहों पर। पहली बात तो यह, तो इन 2 जगहों के पत्थरों का। और अब गौर से देखेंगे तो इन पर जो निर्माण किया गया है, जो शिल्पी हैं सब जगह के, चाहे वह संकिसा में इसके ऊपर बनाए गए हाथी हों, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, उन स्तंभों पर किसी और क्लास में। आज हमारा मकसद है इस कला को समझना और उसके पीछे के दर्शन को समझना, यानी कला की मुख्य बातें खास करके मुख्य परीक्षा के लिए, और उस कला के पीछे दर्शन, दोनों एक साथ, 2 अलग अलग सवाल होंगे। तो एक बात तो यह हो जाती है कि वो जिन्होंने भी बनाया है वो बहुत ही महारत हासिल है उन्हें, और वह बनाने के तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी कलाकारियों को या इन सभी मूर्तियों आदि को जिन्होंने भी बनाया है वह एक ही जगह के कलाकार हैं जिनको इस तरह की कलात्मकता या कलाकारी में सिद्धहस्तता हासिल है, और यह माना जाता है कि ये कलाकार संभवतः तक्षशिला के थे। ये दिमाग में रख लेंगे। ठीक, तो अब ये स्तंभ पर आ जाते हैं। तो एक भाग ये यष्टि हो गया और दूसरा भाग ये शीर्ष हो गया, और इन स्तंभों पर उद्घोषणाएं हैं। अब गौर करेंगे तो चाहे वह मौर्यों के राजप्रसाद की बात हो या अशोक की इन स्तंभों की, या आगे चलकर हम लोग देखेंगे लोक कला की, तो यहां जो पत्थरों पर पॉलिश है, यह पॉलिश या चमक यह शानदार है। यानी मौर्य काल में यह याद रख लेंगे कि पत्थरों को पॉलिश करके चमकाने की कला स्वाभाविक तौर पर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई थी, और यह कला केवल राज दरबार के कलाकारों को ही मालूम नहीं था। सामान्य कलाकार जो सामान्य लोगों के लिए काम करते थे या खुद के लिए करते थे, उन्हें भी पत्थरों को चमकाने की कला शानदार तरीके से हासिल थी। ठीक है, तो ये तो स्तंभ हो गए। अब हमें यह समझना है कि जो स्तंभ बनाए गए इसके पीछे मकसद क्या था। तो एक तो ये स्तंभ है, वह लेख है, इसमें अभिलेख, तो वह तो सीधे सीधे आज्ञाएं हैं। तो पहले स्तंभों को समझें, हम दर्शन की तरफ आते हैं, कला के साथ आ जाएंगे कि कला क्या होता है। कि हमने कहा कि वह अपने विचार संप्रेषण का माध्यम है, विचार प्रेषण का माध्यम। अब वह अपने विचार प्रेषण का माध्यम है, और अशोक इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से जानता था। इसलिए अशोक ने अपने जमाने में कम्युनिकेशन की चीजों के अभाव में भी अपनी जनता के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसने कला का संचार और जनसंपर्क के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने इस कला का वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे कि आधुनिक काल में सरकारें रेडियो, टेलीविजन, अखबारों, सोशल मीडिया आदि का करती हैं। अशोक इसलिए बहुत बुद्धिमान है, दूरदृष्टि संपन्न है कि सीमित साधन में भी
वह जनता से कनेक्ट करता है, जबकि संचार के साधन सीमित हैं। तो इन स्तंभों या शिलालेखों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अशोक इसके जरिए अपनी जनता और अपने प्रशासकीय वर्ग से कनेक्ट होता है। वह कनेक्शन दो तरीके से होता है, एक सीधा और एक प्रतीकों या संकेतों के जरिए, प्रतीकों या संकेतों के जरिए। एक तो जो कुछ उसने लिखा वह सीधा, और अब आते हैं स्तंभों पर। अब यह स्तंभ की एक परंपरा थी। यह परंपरा यह पाषाण काल में भी, महापाषाणी तब भी होता था कि एक पत्थर जो है किसी जगह को घेर कर उसमें एक पत्थर गाड़ दिया जाता था और परंपरा से उसे पवित्र स्थान माना जाता था। तो एकाश्मकों की पवित्रता वो तो कॉन्सेप्चुअली थी ही थी। तो एक तो उस प्रक्रिया और परंपरा का अशोक ने उसका सहारा लिया, लोगों से अपने को कनेक्ट करने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। दूसरा कि उसने सीधे सीधे उस पर लिखा जो उसे कहना था कि आप ऐसे रहें, ऐसे जिए, हमसे आप ना डरें, आपको किसी से खतरा ना हो, आप हिंसा ना करें, आदि आदि बातें। अब पहले यह समझे कि यह तो डायरेक्ट हो गया। प्रतीकों से कैसे? वह स्तंभों के ऊपर जो शीर्ष भाग है, वह शीर्ष भाग उसके जरिए वो मैसेज देता था। अब सबको तो पढ़ना आता नहीं होगा, पहले ये समझ लें। तो ये जो स्तंभ थे बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, कहीं कहीं 40-40 फीट ऊंचे, और शानदार तरासे गए पत्थर, चकमक, पॉलिश इतनी थी कि वो चकमक चकमक करते थे, और उसके ऊपर बनी हुई विभिन्न आकृतियां। जैसे कहीं आप देखते हैं कि सिंह उकेरा हुआ है, कहीं हाथी उकेरा हुआ है, कहीं बैल उकेरा हुआ है, वृषभ आदि आदि। ठीक, जैसे रामपुरवा, वहां एक नटुआ बैल है। सारनाथ में 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं और बहुत शक्तिवान, ऊर्जावान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को मार देने के लिए आतुर नहीं दिखाई पड़ते। उस पर हम लोग भी बात करेंगे। वैसे ही आप संकिसा में देखते हैं कि हाथी उकेरा हुआ है। तो यहां 2 चीजें, एक तो यह समझते हैं कि अशोक जो है वह मोटे तौर पर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, प्रभावित था, यह कहना ही सही नहीं होगा। वह भबरू या संघभेद जैसे अभिलेखों के जरिए यह स्पष्ट करता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी है, एक मोटी बात। तो चूंकि बौद्ध धर्म से उसे प्रेम है, वह उसका अनुयायी है और वह उस धर्म को बेहतर मानता है, वह उसकी अहिंसा वाली अवधारणा के साथ चलना चाहता है। तो एक तो वह अपने इन स्तंभों के जरिए वह बौद्ध धर्म के प्रतीकों के जरिए बौद्ध धर्म की महत्ता को या बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। पहली बात यह, वह किन पशुओं का सामान्य तौर पर उपयोग करता है? आप देखेंगे हाथी, वृषभ या बैल, अश्व या घोड़ा, मोटे मोटे तौर पर शेर या सिंह। अब ये एक तरफ बौद्ध धर्म के प्रतीकों में ये जो हाथी है वह बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है, वृषभ बुद्ध की राशि है, अश्व या घोड़ा वो घर से गए थे घर छोड़ने, तो घर से गए थे तो बुलेट पर तो गए नहीं थे, घोड़े पर ही गए थे। आप में से बहुतों को पता होगा कि उनका जो है सो कंथक एक प्रिय घोड़ा था, चांद उनका सारथी था, वो लेकर गया आदि आदि, या घोड़ा लेकर गए, इसमें नहीं, यानी घोड़ा हुआ घर छोड़ने का। सिंह स्वयं बुद्ध, महात्मा बुद्ध स्वयं एक शेर या सिंह की तरह थे। एक तो वो बौद्ध धर्म के इन प्रतीकों को वह लाता है, या दूसरा यह भी हो सकता है, आप उसकी दूसरी व्याख्या करें कि जैसे मान लीजिए कि सारनाथ में क्या है कि 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं। अगर यहां चौथा दिख नहीं रहा होगा, ये 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं, ठीक है। ये
चक्र है जो महात्मा बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। इसकी एक दूसरी व्याख्या है, एक तो यह है ही, फिर यहां आप देखेंगे कि वो पशु जिनकी हमने चर्चा की वो उत्कीर्ण है। यहां दूसरा यह हो सकता है और यह व्याख्या सही हो सकती है, या उसे आप समझ सकते हैं यह सिंह यह स्वयं अशोक है, सिंह की तरह शक्तिशाली, एक शक्तिशाली साम्राज्य का अति शक्तिशाली सम्राट, जो अभी भी आतताइयों को दंड देने के लिए शक्ति संपन्न है। वह विद्रोह का दमन कर सकता है और वह इस बात की अपने अभिलेखों में भी इनडायरेक्टली इस बात को इंगित करता है। लेकिन उसने बुद्ध का धम्मचक्र धारण कर लिया है, यह उसकी सहिष्णुता, उसकी दयालुता, उसके भाईचारे, उसका संदेश है कि मैं शक्तिशाली हूं, उद्दंडता छोड़ दो, मैं दयालु भी हूं, मैं भाईचारे में विश्वास करता हूं, मैं सबको अपनाने के लिए तैयार बैठा हूं। तो मैं अभी भी शक्ति संपन्न हूं, गलती से यह ना सोचो कि मेरे राज्य के खिलाफ तुम कुछ कर लोगे। मैंने धम्मचक्र धारण किया है, अहिंसा की नीति का पालन करूंगा तो नीति का पालन करूंगा, राजनीति का पालन छोड़ दूंगा ऐसा नहीं है। अगर वह इतना ही महान बौद्ध हो गया था, कलिंग के युद्ध से उसे इतनी ही तकलीफ थी, तो कलिंग को जीत लिया, उसके लिए रोता रहा, तो कलिंग को वापस स्वतंत्र कर देता। ऐसा तो अशोक ने नहीं किया, राजनीति नहीं भूल गया, वह एक तरह से अपनी नीति को या अपने इस दर्शन को, धार्मिक दृष्टिकोण को राजनीति का हथियार भी बना रहा था, क्योंकि अब साम्राज्य का ऐसा विस्तार उसने कर लिया था कि वह यह सोचता था कि पूरी प्रजा के भीतर उसको आंतरिक तौर पर कनेक्ट करने वाली कोई चीज होनी चाहिए। तो उसने एक राजा के तौर पर केवल शासन और राज करने के अपने अधिकार से ऊपर उठकर जनता के नैतिक उत्थान का भी जिम्मा लिया। और अशोक महान इसीलिए कि वह जनता के केवल भौतिक उत्थान के लिए नहीं, वह जनता के नैतिक उत्थान के लिए भी प्रयत्नशील होता है। तो खैर लौट कर आते हैं, तो यह एक संकेत है। अब कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पहले 40 फुट ऊंचे वहां जो इस दिव्यता और भव्यता पर नजर पड़ेगी वो प्रभावित होगा। फिर वो मैसेज इसी के साथ साथ इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि यहां आप गौर से देखेंगे तो वैदिक परंपरा में भी हाथी जो है वह इंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, घोड़ा जो है या अश्व वह सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, सिंह या शेर वह दुर्गा या भगवती के साथ जुड़ा हुआ है, वृषभ या बैल वह शिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो वह अपनी जनता में उसे जिस रूप में ले वह उस समन्वय को सामने लाता है। इसकी आगे और व्याख्या होगी, यानी एक तरफ वो अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी अहिंसा, अपनी क्षमा, साथ ही साथ सर्वधर्म समभाव के एक राजा और राज्य की नीति को भी वह इसके जरिए प्रकट करता है। तो इसके पीछे के दर्शन समझ गए, इस कला के पीछे। अब इसे और समझें कि उसने, अभी हमने कहा था कि कुछ गुफाएं, जैसे वह बराबर पहाड़ी में, हम लोग उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, सुदामा गुफा वह आजीविकों को दान देता है। आगे चलकर उसका पोता दशरथ भी, अशोक का पोता दशरथ भी नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं आजीविकों को दान देता है, जिसमें एक गोपी गुफा बहुत प्रसिद्ध है। तो जो गुफा है, बराबर गुफा, तो हमने बता दिया गुफा क्या है। अब यहां ना देखना है कि उसे काटा, तो एक आगे वह एंट्री और
आप गुफा को काटेंगे तो नियम से उसका आकार वह खरबूजिया हो जाएगा, ऊपर से ऐसे गोल, नियम से उसका आकार कैसा हो जाएगा, वह खरबूजिया हो जाएगा या गोल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके भीतर क्यों, और वह भीतर में उसने वह गुफा बना दिया, और यहां भी पत्थर पर उतने ही शानदार पॉलिश किए गए हैं, चमक है। क्यों किया? और यह आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दिया, इसलिए कि वो संप्रदाय के सन्यासी संत वो वहां बैठें, बैठकर विचार कर सकें, शांति से रहें, नया सोचें मनुष्य के विषय में, मनुष्यता के विषय में, इस धर्म के विषय में, इस धर्म के बाद के विषय में, आदि आदि। तो वह शांति, गुफाओं की शांति वह कृत्रिम तौर पर हासिल करवाई, वहां वह सभा कर सकें, बैठक कर सकें। आगे उसके पोते दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में 3-3 गुफाएं थी, जिसमें गोपी गुफा एक प्रसिद्ध गुफा है। तो कलात्मक तौर पर यहां भी वह चमक, यह खरबूजिया आकार का है। बाहर जो है वह जो मंडप है जो घुसने के लिए वह थोड़े चौकोर तरीके का, दशरथ वाले में वह नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का ही भीतर होगा। अब इसे भी कोरिलेट करें कि यह दिया आजीविकों को, बौद्धों को गुफाएं देने के उदाहरण तो में नहीं मिलते। तो एक तो दर्शन यह कि भले ही मैं अपने विश्वास में बौद्ध हूं, लेकिन एक राजा का धर्म यानी राज्य का धर्म, राज्य का अपना निजी धर्म नहीं होता। उस मामले में वह एक तरह से, लोग सेकुलर सेकुलर वाली बात करते हैं ना, वह उसकी एक मिसाल कायम करता है। वह बौद्ध धर्म में फूट डालने आदि के लिए वहां धमकी देता है, वह वहां उस धर्म के अनुयायी के तौर पर, लेकिन एक राजा के तौर पर वह आजीविकों को दान में दे रहा है गुफाएं। तो वह कला के जरिए क्या संदेश दे रहा है, मैं एक राजा के तौर पर भले बौद्ध अनुयायी हूं, लेकिन एक राज्य के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उस राज्य का कोई निजी धर्म नहीं है। इसी के साथ साथ अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा जाता है। अब पहले यह देख लें कि यह जो गुफाओं को काटने का, यह अशोक ने के जमाने में इसकी नींव पड़ी। बाद में महाराष्ट्र में भाजा, कन्हेरी आदि में जो चैत्य गृहों का निर्माण है, उसकी पृष्ठभूमि यहीं रख दी गई। स्तूपों के निर्माण किए, सांची, भारूत आदि उसी के जमाने में बने। सांची के स्तूप बेसिकली अशोक के समय में बने, जिसका सुंगों के समय में विस्तार हुआ। तो यह गुहा, स्तूप, स्तंभ, शिला भी और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, ये इसकी कलात्मकता, पत्थर की पॉलिश, ये तमाम चीजें यह हम लोगों ने देखी। उसके पीछे का दर्शन देखा, यह राजकीय कला थी। अब हमने कहा कि यह लोक कला, उस लोक कला में विशेष करके यह जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं ये बनाई। तो पहले यह समझे कि लोग ये यक्ष यक्षिणियां क्यों बना रहे थे, यहां भी तो कोई दर्शन होना चाहिए। अशोक तो बौद्ध धर्म के तत्वों को आगे बढ़ा रहा था। उस सेंस में वह अपनी जनता को बार बार कहता था कि धर्म के अनुसार आचरण करें। बहुत सारी जनता ने राजा के कहने पर उसके अनुसार आचरण भी किया होगा, उसे मानते भी होंगे, लेकिन जड़ें बहुत गहरी थी। तो ये वो लोग हैं जो वैदिक परंपरा से जो हमारे पास चला आ रहा था। तो वहां देवताओं के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अर्ध देवता भी होते थे, यक्ष, गंधर्व आदि। और इन यक्ष, गंधर्वों आदि को पूजने या खुश करने का एक रिवाज रहा। कहते हैं यक्ष खुश हो जाएंगे, यक्षिणी खुश हो जाएगी तो ये मिल जाएगा आदि।
उसके साथ सौंदर्य जुड़ा हुआ है यक्षिणियों के साथ। आज भी बहुत सारे तंत्र क्रिया करने वाले लोग पॉडकास्ट में कहने लगेंगे हमने यक्षिणी साधना कर ली, यक्षिणियां बड़ी खूबसूरत होती हैं आदि आदि। दुनिया में तमाम तरह की चीजें बोली सुनी देखी जाती हैं। तो यह जो लोक विश्वास था, भले ही अशोक ने धम्म के अनुसार आचरण करने, धम्म की शिक्षा देने, धम्म के फल आदि की बात की, लेकिन लोक में यह जो विश्वास था उस विश्वास का ही प्रतिफल था कि लोक कला में इतने शानदार यक्ष यक्षियों की मूर्तियां बनाई गई। चाहे वह पटना की दीदारगंज की यक्षिणी हो जो चंवर ग्रहण किए हुए है, या फिर ये यक्ष हो या ऐसी यक्षिणियां हो, यह जो इस तरह की, यह उस परंपरा का, यह उस परंपरा का ही विस्तार है जो वैदिक काल की परंपरा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आदि की परंपरा से चली आ रही थी। तो इसके पीछे के दर्शन को समझ गए। और यहां भी कला में पत्थर की चमक वो आज भी उतनी ही चमकदार दिखाई पड़ती है, आपको भी दिखाई पड़ रही होगी फोटो में भी। यानी पत्थर को पॉलिश करके चमकाने की कला मौर्यों के जमाने में अपने स्वभाव पर पहुंच चुकी थी, वह उत्कृष्ट कला वह हो चुकी थी। तो दर्शन भी समझ गए और ये भी। अब साथ साथ यह समझे कि अशोक ने केवल यही नहीं करवाया, हमें सूचना मिलती कि वह झांकियां निकलवाता था और भी चीजें। तो जो झांकियां निकलवाता था तो उसमें लोगों को बताता था अच्छे कर्म करें, और यह कहता था कि उससे आपको स्वर्ग प्राप्त होंगे। यानी पिछली परंपरा के जो लोगों के जहन में जो बात दिमाग में बैठी थी उसका इस्तेमाल करता था। तो उसने कला के जरिए अपनी जनता के नैतिक उत्थान की कोशिश की। वह जो कला के जरिए वह चाहता था उसने किया। उसके जो विचार थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के हों चाहे अशोक के हों, और इन्होंने कला को जरिया बनाया, खास करके अशोक ने, सूचना और जनसंपर्क का, और साथ ही साथ कला को एक उच्चता पर पहुंचाया। मौर्य कला संक्रमण काल की विकसित कला है जो काष्ठ से पाषाण या पत्थर की ओर मुड़ती है, और एक नायाब कला का उदाहरण पेश करती है जो केवल कलात्मकता के लिए ही नहीं, उस कला के पीछे उन समाजों के राज करने वाले राजा उसके अपने राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक दर्शन भी काम कर रहे हैं। थैंक यू।